नमस्कार साथियों, विराट जेआरएफ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी एवं पाश्चात्य आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रीतिकालीन एवं भक्तिकालीन आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को हम देखेंगे। भक्तिकाल में सबसे पहले हम तुलसीदास जी द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को देखते हैं। कीरति भनति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कर हित होई। अर्थात कीरति मतलब कीर्ति, भनति भूति भल सोई, भू अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है। सुरसरी मतलब गंगा जी, सम्माने समान, गंगा जी के समान जो सबका हित करने वाली हो। ठीक, फिर आगे हम देखेंगे केशवदास जी द्वारा, जो कि रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्तिकाल की फुटकल शाखा में रखा है। केशवदास जी कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सरस सुवर्ण सुवृत्त, भूषण बिनु ना विराजई, कविता बनिता मित्त। अर्थात चाहे कविता अच्छी जाति, अच्छे लक्षण, रसयुक्त, मधुर शब्द और छंदों से युक्त हो, ठीक इसी प्रकार स्त्री के विषय में भी कहते हैं। चाहे वह स्त्री सुंदर जाति, अच्छे लक्षणों और सुंदर शरीर वाली हो, परंतु कविता और स्त्री दोनों ही अलंकारों के बिना शोभा नहीं पाते हैं। यहाँ पर भामा का भी प्रभाव इन पर पाया जाता है। अर्थात इन्होंने अलंकारों को काव्य लक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना है। फिर हम देखेंगे चिंतामणि को। चिंतामणि ने कहा है, सगुना अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। अर्थात जिस रचना में गुण और अलंकार मौजूद हों और जो दोषों से रहित हो, उस शब्द अर्थ वाली रचना को विद्वान लोग कविता कहते हैं। यह परिभाषा भामा के शब्दार्थों सहित काव्यम से प्रेरित है। इसका तात्पर्य यह है कि एक अच्छी कविता में शब्द और अर्थ का सुंदर संयोजन होना चाहिए और उनमें गुण और अलंकार भी होना चाहिए। अर्थात इन्होंने गुण एवं अलंकार को प्रमुखता दी है। फिर हम देखेंगे कुलपति मिश्र के अनुसार। कुलपति मिश्र ने कहा है, जगति अद्भुत सुख सदन शब्द अरु अर्थ कवित्त, या लक्षण मैंने कियो समझ ग्रंथ बहुचित्त। अर्थात संसार में अद्भुत या आश्चर्य सुख का घर है शब्द और अर्थ से युक्त कविता। अर्थात शब्द एवं अर्थ से युक्त कविता ही आश्चर्य एवं सुख का घर है। यह लक्षण मैंने अनेक ग्रंथों को समझकर बनाया है। यह लक्षण मैंने कियो समझ बहु ग्रंथ, यानी बहुत से ग्रंथों को पढ़कर ही मैंने यह लक्षण बनाया है। ठीक, इन्होंने शब्द एवं अर्थ से युक्त क्रिया को ही कविता माना है, अर्थात काव्य लक्षण माना है। दूसरी परिभाषा इनकी है, दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित्त है ताको करो विचार। अर्थात दोष रहित यानी दोषों से रहित जैसे दोष होते हैं व्याकरणिक अशुद्धि या अर्थ का अभाव या रसभंग नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए, ये कविता को कमजोर करते हैं। कछुक अल्प अलंकार, गुण सहित होना चाहिए। जैसे ओज गुण होता है, माधुर्य गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। ये गुण मिलकर ही कविता को प्रभावशाली बनाते हैं। अल्प अलंकार मतलब अलंकारों की अधिकता नहीं होनी चाहिए। अलंकार कम एवं उचित मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि अधिक अलंकारों का प्रयोग कविता को बोझिल बना देता है। ठीक, शब्द अर्थ सो कवित्त है ताको करो विचार। यही शब्द और अर्थ मिलकर कविता का निर्माण करते हैं, इस पर विचार किया जाए। ठीक, फिर अब हम आगे देखते हैं सोमनाथ के अनुसार। सोमनाथ हिंदी के पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य लक्षण में छंद को महत्व दिया। इनकी परिभाषा है, सगुन पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जुत कर कवि करम जो सो कवित्त कही बुद्ध। अर्थात सगुन पदार्थ दोष बिनु, कवित्व में गुण होने चाहिए, दोष नहीं होने चाहिए। गुणों से युक्त पदार्थों का प्रयोग कवित्व में होना चाहिए। ठीक है। अब फिर है पिंगल मत अविरुद्ध। पिंगल मतलब होता है छंद। छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार ही कविता होनी चाहिए, यानी कविता में छंद
के नियमों का पालन करना चाहिए। अविरुद्ध मतलब उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यानी छंदों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। भूषण जुत कवि कर्म, जो सो कवित्त कहि बुद्ध, अर्थात कवित्व में अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, जो कवि की रचना प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है। फिर सो कवित्त कहि बुद्ध, ऐसा काव्य बुद्धिमान लोगों द्वारा कवित्व कहा जाता है। इन पर हम देख सकते हैं कि क्षेमेंद्र का प्रभाव माना जाता है। क्षेमेंद्र समन्वयवादी आचार्य थे। इन्हें औचित्य में इन्होंने समन्वय स्थापित किया था। औचित्य सिद्धांत है। औचित्य के 27 भेद क्षेमेंद्र ने माने हैं। फिर हम भिखारी दास को देखेंगे। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप अरु अंग दूषण करे कुरूपता। ठीक। फिर हम भूषण सकल, रस कविता को अंग भूषण है। रस कविता को अंग भूषण है, अर्थात इसका मतलब है कि रस कविता में निहित भाव या आनंद कविता का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। भूषण सकल यानी सब प्रकार के आभूषण जैसे अलंकार, गुण, ध्वनि आदि रस के सामने गौण है। रस की कविता वास्तविक सुंदरता है। ठीक है। रस को इन्होंने महत्ता दी है। गुण स्वरूप और अंग दूषण करे कुरूपता, यह इसका मतलब है कि यदि कविता में रस नहीं है तो उसके अन्य गुण जैसे छंद, लय आदि भी उसकी सुंदरता को नहीं बढ़ा सकते, बल्कि वे उसकी कमियों को उजागर करते हैं, जिससे कविता कुरूप लगने लगती है। ठीक। कोई दिक्कत? फिर आगे हम देखेंगे आचार्य देव। आचार्य देव ने किस प्रकार काव्य लक्षण को परिभाषित किया है। इनकी 3 परिभाषाएं हैं। पहला है शब्द सुमति मुख ते कढ़े ले पद वचनानि अर्थ छंद भाव भूषण सरस सो कही काव्य समर्थ। इसका मतलब है शब्द सुमति, अच्छे शब्द, सुमति मतलब यानी अच्छी बुद्धि, अर्थपूर्ण पद, वचनानि वचन, और छंद भाव और अलंकार, भूषण मतलब अलंकार से सरस सुसज्जित रचना को ही समर्थ काव्य कहा जा सकता है। ठीक। इन्होंने मुख्यता प्रमुखता दी है छंदों को, भावों को, अलंकारों को, 3 को दी है। फिर दूसरी परिभाषा इनकी शब्द जीवति अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। इसमें हम एक एक शब्द को देख सकते हैं। शब्द मतलब जो काव्य का आधार हो, जीव आत्मा जो काव्य में भावना और जीवन का संचार करती हो, अर्थ जो काव्य का मुख्य उद्देश्य है यानी भाव, मन जो काव्य को ग्रहण करता है और उससे प्रभावित होता है, रसमय रस से भरपूर, सुयस जो काव्य की प्रशंसा और प्रसिद्धि का कारण बनता है, शरीर जो काव्य के भावों को व्यक्त करने का माध्यम है, चलत मतलब गति जो काव्य में लय और प्रवाह पैदा करती है, वह मतलब वह जो काव्य में निरंतरता और प्रवाह को दर्शाता है, जुग मतलब युग जो काव्य के समय और संदर्भ को दर्शाता है, छंद जो काव्य की लय और ताल को निर्धारित करता है, गति जो काव्य में प्रवाहमयता और लय को दर्शाता है, अलंकार जो काव्य को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं, गंभीर जो काव्य के भावों की गहराई और महत्व को दर्शाता है। ठीक। इन सभी तत्वों को समाहित करके एक गंभीर, सुंदर और प्रभावशाली रचना का निर्माण होता है। ठीक। फिर आगे हम देखेंगे काव्य सार शब्दार्थ रसते ही काव्य सुसार। काव्य सार मतलब काव्य का मूल तत्व यानी उसकी आत्मा। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ एवं संयोजन। रस का मतलब होता है यह काव्य का भावनात्मक पक्ष होता है। रस जो होता है, रस से ही भावनाओं का उद्गार होता है। ते ही काव्य सुसार, ये सभी तत्व मिलकर यानी कौन कौन से काव्यसार यानी उसकी आत्मा, शब्दार्थ और रस, ये 3 तत्व मिलकर ही काव्य का निर्माण करते हैं और काव्य को उत्कृष्ट बनाते हैं। ठीक। फिर आगे हम देखेंगे श्रीपति को। श्रीपति की 2 परिभाषाएं हैं। शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान।
इसका मतलब है शब्द अर्थ बिन दोष, दोष रहित, अलंकार रसवान मतलब रसयुक्त। ताको काव्य, ऐसे काव्य की व्याख्या कीजिए, ऐसा श्रीपति जी ने लिखा है। ठीक, समझ में आया। इसमें मम्मट का प्रभाव देखा जा सकता है इस लाइन पर। कौन सी? शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान। फिर दूसरी परिभाषा इनकी, यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छब्बी नहीं, रस बिन तद्यपि परवीन। यद्यपि, यद्यपि मतलब यद्यपि दोषों से रहित, दोष बिन दोषों से रहित, अलंकार सहित, अलंकार से सुसज्जित कविता के लिए ये आवश्यक हैं। तथापि बिना रस के कविता एक सुंदर स्त्री के समान शोभा नहीं पाती, यानी रस को भी बहुत महत्व देते हैं। फिर आगे परिभाषा है प्रताप शाही की, व्यंग जीव कही कवित्त को, हृदय सो धुनि पहचानी, शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जानी। अर्थात व्यंग, व्यंग एक जीव कही, व्यंग जीवंत तत्व है जो कविता के हृदय में ध्वनि पहचानी, ध्वनि भाव को पहचानता है। शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ कही देह हैं, देह मतलब शरीर, शब्द और अर्थ शरीर हैं। भूषण भूषण जानी, और भूषण यानी आभूषण शब्दों और अर्थों को सजाने वाले हैं। ठीक, फिर आगे हम देखेंगे सूरत मिश्र के अनुसार। सूरत मिश्र ने कहा है, वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होय, निपुण कवि कर्म को जो तिहि काव्य कहत सब कोय। अर्थात जहाँ वर्णन यानी वर्णन, जहाँ वर्णन मन को आनंदित करने वाला होता है, मनरंजन मतलब मन को आनंदित करने वाला होता है, और अलौकिक हो, अलौकिक हो मतलब और अलौकिक हो, निपुण, निपुण कवि कर्म, और यह एक निपुण कवि का कर्म हो, तिहि काव्य कहत सब कोय, उसे सब लोग काव्य कहते हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे आधुनिक हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, जिसमें पहला है, पहले नंबर पर हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी को रखा है। उन्होंने, उनकी कई परिभाषाएं हैं काव्य लक्षण को लेकर। पहला है अर्थ सौष्ठव ही कविता का प्राण है। ठीक, दूसरा है सादगी असलियत और जोश समन्वित रचना काव्य है। तीसरा है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये लाइन आपने पढ़ा भी होगा पहले से ही। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर इनकी अगली परिभाषा है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो। फिर उनकी अगली परिभाषा है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। ठीक, आगे हम फिर देखेंगे श्याम सुंदर दास जी के अनुसार। श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे, काव्य साधना शब्द साधना है। इन्होंने चमत्कार और आनंद को प्रमुखता दी है। और फिर तीसरे नंबर पर बालकृष्ण भट्ट जी को देखेंगे, जिन्होंने कहा है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इन्होंने साहित्य को जनता से जोड़ा है। फिर राम दहीन मिश्र को देखेंगे, साहृदयों के हृदयों का आह्लाद रुचिर रचना काव्य है। इन्होंने रस को मुख्यतः काव्य की कोटि में रखा है, काव्य की कोटि में। हाँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रेमचंद। प्रेमचंद ने कहा है साहित्य जीवन की आलोचना है, यानी जीवन में जो कुछ घटता है वही साहित्य के रूप में कवि या लेखक वर्णित करता है। फिर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। ये परिभाषा आपने पहले ही पढ़ी होगी। फिर आगे हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को देखेंगे। उन्होंने कहा है साहित्य या काव्य लोक जीवन के व्यक्ति, लोक जीवन इन्होंने भी माना है। फिर आगे रामधारी सिंह दिनकर को देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कविता मन की विशिष्ट दशा का प्रतिफलन है। ठीक, महात्मा गांधी जी कहते हैं साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। यानी महात्मा गांधी जी साहित्य को जमीनी स्तर से लेकर आसमानी स्तर दोनों तक जोड़ते हैं।
फिर जयशंकर प्रसाद ने कहा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम की रचनात्मक ज्ञानधारा है। वह काव्य सत्यम शिवम सुंदरम अनुभूति और दर्शन का समाविष्ट है। ठीक। फिर महादेवी वर्मा के अनुसार कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। यानी संसार के सुखों दुखों को कविता में कवि अपने अनुभवों के माध्यम से प्रस्तुत कर देता है। फिर दूसरी परिभाषा इनकी है कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है जैसे उसकी भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। ठीक वही जो बताया अभी है। फिर सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। दूसरी परिभाषा इनकी है काव्य जीवन का समग्र चित्रण है जो जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाने के लिए है। यानी काव्य के माध्यम से ही मनुष्य में मनुष्यता का विकास होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है काव्य तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इस सौंदर्य संवेदन को भारतीय परिभाषिक शब्दावली में रस कहा गया है। यानी नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य लक्षण में रस को महत्वता दी है। फिर रामविलास शर्मा जन साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसका सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। इन्होंने भी साहित्य को जनता से ही जोड़ा है। फिर बाबू गुलाब राय के अनुसार हम देखेंगे काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ठीक। फिर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखेंगे साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अट नहीं सकता। यानी साहित्य जो कवि होता है वह कितना भी रोक ले अपने आप को, समाज में जो उसे दिखाई देता है वह अपने हृदय में समाहित ना करके उसे सभी ओर प्रस्तार विस्तार एवं फैलाव करता है अपने कलम के माध्यम से। फिर आगे हम देखेंगे अज्ञेय जी को। अज्ञेय ने कहा है काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति ना होकर कला साधना है जिसमें कवि की निजी अनुभूतियाँ वस्तु रूप प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है। फिर सुदामा पांडे धूमिल ने कहा है कविता कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। फिर उनकी अगली परिभाषा है कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। फिर राम कुमार वर्मा ने कहा है आत्मा की गुण और छिपी हुई सौंदर्य राशि की भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना काव्य है। फिर आगे केदारनाथ सिंह ने कहा है मुंह में बचे चावल में कंकड़ बचाने वाले तत्वों का नाम कविता है। नगेंद्र ने कहा है रसात्मक शब्दार्थ काव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। कविता आत्म अभिव्यक्ति है, इनकी दूसरी परिभाषा है। फिर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कविता मन की विशिष्ट दशा का प्रतिफलन है। यानी जो मन में विशिष्ट भाव आते हैं वही कविता का रूप धारण करते हैं। फिर पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण पहले परिभाषा हडसन ने दी है। हडसन ने कहा है कविता जीवन की व्याख्या है, यानी हडसन कविता को जीवन से जोड़कर देखते हैं। फिर ड्राइडन के अनुसार कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुसरण है। दूसरी परिभाषा इनकी है कविता सुस्पष्ट संगीत है। ड्राइडन का मतलब माना था प्रकृति और संगीत के माध्यम से ही काव्य की उत्पत्ति होती है। फिर कालरीज ने माना है शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है। फिर कार्लाइल ने माना है काव्य संगीत में विचार है। संगीत में विचार ड्राइडन ने भी माना है, कार्लाइल ने भी माना है। फिर वर्ड्सवर्थ ने कहा है कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ठीक, कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। फिर पीवी शैली के एडगर एलन पो के अनुसार हम देखेंगे एडगर एलन पो की दो परिभाषाएं हैं। पहला है सौंदर्य की संगीतात्मक सृष्टि काव्य है, दूसरा है कविता सौंदर्य की लयात्मक सृजन है। यानी पश्चात के अधिकांश विद्वानों ने संगीतात्मक को ज़्यादा महत्व दिया है। शैली के अनुसार हम देखेंगे कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है। दूसरी परिभाषा इनकी है कविता सर्वाधिक सुखों और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सुखपूर्ण क्षणों का लेखा जोखा है। इनकी तीसरी परिभाषा है हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति हैं।
फिर हम विल्सन को देखेंगे। विल्सन ने कहा है भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। लेहंड ने कहा है कल्पनात्मक मनोवेग का नाम कविता है। अर्नाल्ड ने कहा है मैथ्यू अर्नाल्ड कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। अभी ऊपर हमने देखा प्रेमचंद की भी परिभाषा इसी तरह है। फिर जॉनसन ने कहा है कविता वह कला है जो कल्पना के सहारे विवेक द्वारा और आनंद का संयोजन करती है। ठीक, इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक काव्य लक्षण पूरी तरह से समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो तमाम परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहीं से आएंगे। जय हिंद।